हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं जैव विकास इवोल्यूशन के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन का परिचय, जीवन की उत्पत्ति के बारे में, जीवन के अलग अलग रूपों के विकास के बारे में और उनके सिद्धांत के बारे में, जीव विकास के प्रमाण क्या है, सबूत क्या है उसके बारे में, अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, जैविक विकास कैसे हुआ था, विकास की प्रक्रियाएं क्या क्या है, हार्डी वेनबर्ग के सिद्धांत के बारे में जानेंगे और अंत में पढ़ेंगे मनुष्य की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकासवादी जीव विज्ञान क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा का नाम है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के अलग अलग रूपों के विकास कैसे हुआ, उसके इतिहास का अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जीव इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवन के रूपों के विकास के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। विकास का क्या अर्थ है? विकास का मतलब होता है विस्तार होना, उन्मुक्त होना, यानी बाहर निकलना किसी चीज का और उसका विकास होना। तो विकास एक क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। इसमें जीव है या जो भी सजीव है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो एक सिद्धांत है जिसका नाम होता है बिग बैंग सिद्धांत, उसके द्वारा हुई। और कहा जाता है कि ब्रह्मांड है ये लगभग 20 अरब वर्ष पुराना है, यानी हम कह सकते हैं 2000 करोड़ वर्ष पुराना है। 2000 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ब्रह्मांड उसकी उत्पत्ति हुई। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई कि एक विशाल विस्फोट हुआ, एक महाविस्फोट हुआ, एक बड़ा पिंड था, कोई कण था और उसमें विस्फोट हुआ और छोटे छोटे कणों का निर्माण हुआ। ठीक है, और धीरे धीरे इनका विस्तार होता गया और उस समय तापमान बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे तापमान कम होने लगा और इससे क्या हुआ कि स्टार्ट के अंदर हाइड्रोजन गैस और जो हीलियम है इनका निर्माण होना शुरू हुआ था। फिर इन गैस के संघनन होने से क्या हुआ कि जो आकाश गंगाएं हैं उनका निर्माण होना शुरू हुआ, यानी जो गैलेक्सी होती है ये बनना शुरू हुई, गैलेक्सीज बनना शुरू हुई। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है ये एक गैलेक्सी है। तो ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सियां ब्रह्मांड में मौजूद है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक इतनी बड़ी गैलेक्सी एक है ये। ठीक है, इसका छोटा सा कण अपना पृथ्वी है, छोटा सा कण एक पृथ्वी है। ठीक है, ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सियां ब्रह्मांड में पाई जाती है। तो सोचे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो जो गैलेक्सी है एक लाखों करोड़, उसमें गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, मंदाकिनी भी कहा जाता है लेकिन आपको वर्ड याद रखना है मिल्की वे। इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सौर मंडल है और उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति कब हुई? लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई। तो अभी हमने पढ़ा है कि पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति हुई है 4.5 अरब वर्ष पूर्व। हम इसको कह सकते हैं 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट में पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता था लेकिन कुछ गैसें जरूर मौजूद थी। ठीक है, जल है वो जल वाष्प के रूप में था, H2O था ये गैस के रूप में था। इनके अलावा CH4 मेथेन गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद थी, अमोनिया यहाँ पर मौजूद थी। फिर यूवी किरणें आई। ठीक है, पर सूर्य के प्रकाश की जो यूवी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा के कारण जो जल है उसके टुकड़े हुए, अपघटन हुआ जल का। ठीक है, इसमें क्या होती है, उच्च ऊर्जा होती है यूवी किरणों में। तो इससे बना H2 बनी और O2 बनी, हाइड्रोजन गैस बनी और ऑक्सीजन बनी। फिर ऑक्सीजन ने अमोनिया के साथ में अभिक्रिया की और मेथेन गैस के साथ में अभिक्रिया की, जिससे अन्य यौगिकों का निर्माण हुआ। तो प्रारंभ में क्या था, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु, जो वायुमंडल पाया जाता है, प्रारंभ में वायुमंडल नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पर ओजोन परत भी नहीं थी। O3 जो गैस होती है ओजोन गैस, उसकी परत भी नहीं थी। इसका मतलब यूवी किरणें आसानी से पृथ्वी की सतह पर आ सकती थी। तो यूवी किरणों के कारण क्या हुआ कि H2O है ये टूटा और टूटकर H2 प्लस O2 बन गया और ये ऑक्सीजन है ये O3 के रूप में चेंज हो गई, ओजोन गैस बन गई। फिर इससे ये ओजोन परत का निर्माण हो गया। तो इससे क्या हुआ, यूवी किरणें है ये पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाई, पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाई। इससे पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा, तो पृथ्वी ठंडी होने लगी
और जो जल वाष्प थी यानी H2O था जल के रूप में, गैस के रूप में, ये ठंडी होने से वर्षा के रूप में आ गई यानी पानी के रूप में आ गई और महासागरों का निर्माण हुआ और महासागरों में फिर जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ स्टार्ट हुई है? जल में प्रारंभ हुई है। और कितने? पृथ्वी के निर्माण के लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद में। 500 मिलियन को हम कह सकते हैं लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद में। तो हमने पढ़ा है 450 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ? पृथ्वी बनी, उसमें 50 करोड़ कम कर दिए तो कितने हो गए हमारे पास? 400 करोड़ वर्ष। तो हम कह देंगे 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ। तो अब जीवन के अलग अलग सिद्धांत है कि पृथ्वी पर जीवन है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है विशेष सर्जन का सिद्धांत, स्पेशल क्रिएशन का सिद्धांत। इसको हम धार्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। जो धार्मिक किताबें हैं, ठीक है, ये क्या कहती है कि पृथ्वी पर ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, प्रकाश बनाया, पौधे बनाए और अलग अलग जानवरों की रचना की। यह सिद्धांत कहता है कि जो पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं और जो जंतु पाए जाते हैं, तो जैसे हम आज देखते हैं वैसे ही ये स्टार्ट में थे। जैसे जितने भी प्रकार के हम मानव है और अन्य जंतु जातियां हम जितने भी देखते हैं, गाय भैंस बकरियां ऊंट वगैरह, और जितने भी टाइप के हम पौधे देखते हैं, वो प्रारंभ में पृथ्वी जब बनी थी तभी से वैसे के वैसे और अभी तक भी है। और जैसे स्टार्ट में इनके सर्जन के समय जैसे पृथ्वी थी वैसे ही अभी है, समान है, उसमें कोई विलोपन नहीं हुआ है, यानी कोई विलुप्त नहीं हुआ। जैसे हम कहते हैं डायनासोर विलुप्त हो गए, तो धार्मिक सिद्धांत कहता है नहीं, ऐसा कोई विलोपन नहीं हुआ है और भविष्य में भी पृथ्वी ऐसे ही बनी रहेगी। और पृथ्वी है ये लगभग 4000 साल वर्ष पुरानी है। ये कौन कहता है? धार्मिक सिद्धांत कहता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। तो ये धार्मिक सिद्धांत को गलत साबित करता है। प्लस पृथ्वी पर विभिन्न भौगोलिक काल में अलग अलग जियोलॉजिकल हिस्ट्री के दौरान अलग अलग विलुप्तियां हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर है, उनकी विलुप्ति हुई है। एक आर्कियोप्टेरिक्स होता है, उनकी विलुप्ति हुई है। आप जीवित जीवाश्म पढ़ते हो टेक्सोनोमी में, उन सभी की विलुप्ति हुई है। तो विलुप्ति पृथ्वी पर हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट सिद्धांत और आता है जो कहता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसका नाम है पेन स्पर्मिया सिद्धांत। इसको एक और नाम कहा जाता है कॉस्मोजोइक थ्योरी। आपको ये भी याद रखना है, कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक सिद्धांत, ठीक है। इसी का ही नाम पेन स्पर्मिया सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि कोई बीजाणु था पृथ्वी पर, जिसको बीजाणु कहते हैं या पेन स्पर्म कहते हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ऐसे बीजाणु थे। ये बीजाणु अलग अलग ग्रहों पर आ गए, जैसे पृथ्वी पर भी आ गए, और इनसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, इन बीजाणु से, इन पेन स्पर्म से। तो इन बीजाणु से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानना है। किनका? जो ग्रीक दार्शनिक है, यूनान के देश के जो दार्शनिक थे उनका ये मानना था। जैसे गैलीलियो अरस्तु नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो उनका ये मानना था। उसके बाद में आता है स्वतः जननवाद सिद्धांत। स्वतः जननवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि जो जीवन है उसकी उत्पत्ति अपने आप ही होती है। जीव की उत्पत्ति है ये अपने आप ही होती है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो भूसे हैं, सड़ता हुआ कोई पदार्थ है, उस पे सजीव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कचरा है, ठीक है, कचरे के ढेर पर जो मक्खियां होती है या जो कॉकरोच होते हैं, ये अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। कॉकरोच यानी हम तिलचट्टा जिसको कहते हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लुई पाश्चर। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया था, इस सिद्धांत का गलत साबित कर दिया था, स्वतः जननवाद का खंडन किया। इनके अलावा एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था फ्रांसिस रेडी। तो उन्होंने भी इनको गलत साबित किया था। हम यहाँ पर लुई पाश्चर के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। लुई पाश्चर सिद्धांत में क्या किया उन्होंने? एक प्रयोग किया, एक फ्लास्क लिया जिसमें एस आकार का मुंह था, इसकी नली थी, जो मुंह था वो एस आकार का था, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसमें उन्होंने मृत यीस्ट भर दिया, और उसको अच्छा खासा गर्म कर दिया, जिससे ये मृत हो गया। यीस्ट क्या होता है? मृत यीस्ट। यीस्ट होता है एक कवक है, एक सूक्ष्म जीव है, ये भी कवक है। फिर उन्होंने देखा कि इस मृत यीस्ट में कोई सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि इसमें आपको पता है यीस्ट है, ये मृत चुका है, तो इसमें सूक्ष्म जीव इनका गठन करने के लिए, सड़ाने के लिए इसको उधर उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन नहीं हुए इसमें। लेकिन जो
इसकी एस आकार की नली थी, उसमें सूक्ष्म जीव मौजूद थे। एस आकार की नली के अंदर सूक्ष्म जीव मौजूद थे। फिर उन्होंने एस आकार की नली को तोड़ दिया तो उन्होंने देखा कि यीस्ट के अंदर सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। इसका मतलब सूक्ष्म जीव इसमें अपने आप उत्पन्न नहीं हुए, ये बाहर से कहीं आए हो, इसके अंदर आए हैं। तो ये स्वतः जननवाद का खंडन करता है। इसको कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति होती है ना, ये पहले से मौजूद जीवों से होती है। पहले से कोई जीव मौजूद होगा, उससे नए जीव की उत्पत्ति हुई है। तो इसको हम कहते हैं जीवात जीवोत्पत्ति। जीवात जीवोत्पत्ति कहते हैं। जीवात जीवोत्पत्ति। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट रासायनिक विकास सिद्धांत, जो काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ओपेरिन, जो रूस के थे, और एक का नाम है हाल्डेन। सॉरी, ये वर्ड हाल्डेन है। तो ओपेरिन और हाल्डेन ने क्या कहा कि पृथ्वी पर पहले अकार्बनिक चीजें मौजूद थी, अकार्बनिक पदार्थ मौजूद थे जिनमें, ठीक है, और फिर इनसे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ। अकार्बनिक पदार्थ से क्या बने? कार्बनिक पदार्थ बने, और फिर उनसे कोशिकाएं बनी, और कोशिकाओं से फिर जीवन की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जब जीवन का उद्भव हुआ, उससे पहले अजीवित पदार्थ मौजूद थे, फिर इनसे जैविक अणु जैसे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, इन सभी का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी पर पहले एक सूप जैसा बना, जैसे आपको ये दिख रहा है, जिसको कहते हैं प्रीमोर्डियल सूप या प्राचीन सूप है, और इसमें कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। जैसे ये गोल गोल इसमें दिखाए गए हैं, ये एक अणु होते हैं जिनका नाम होता है कोएशरवेट। इन कोएशरवेट ये क्या थे? कार्बनिक अणु थे, कार्बनिक पदार्थों के इस तरह गोलाकार अणु थे। फिर इनसे ही कोशिकाएं बनी और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। ये मानना है ओपेरिन और होल्डेन का। तो हमने अभी पढ़ा है कि ओपेरिन और होल्डेन ने कहा कि जो कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, इनकी उत्पत्ति हुई किन से? अकार्बनिक पदार्थ से। फिर अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बना, फिर उनसे कोशिकाएं बनी, और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ऐसा कहा गया था ओपेरिन होल्डन ने। इसको सही साबित कर दिया दो साइंटिस्ट है, यूरे और मिलर। उसने अपने प्रयोग से इसको सही साबित कर दिया था। पहला साइंटिस्ट है स्टेनले मिलर, और दूसरा है हेरोल्ड यूरे। हेरोल्ड यूरे। इन्होंने क्या किया? दो फ्लास्क लिए इस तरह। एक फ्लास्क है उसमें मेथेन गैस ली, अमोनिया लिया और हाइड्रोजन लिया। एक दूसरे फ्लास्क में उन्होंने जल लिया था, ठीक है, यानी H2O लिया, और उसको बहुत ज्यादा गर्म किया, उबाला उसको। लगभग टेम्परेचर काम में लिया था 800 डिग्री टेम्परेचर, 800 डिग्री टेम्परेचर काम में लिया। इससे क्या हुआ? ये गर्म होकर यानी जल वाष्प बन गया, भाप बन गया, और ये फिर आ गया इस फ्लास्क के अंदर। तो इस फ्लास्क में फिर क्या आ गया बाद में? H2O भी आ गया। फिर उसमें स्पार्किंग करवाया, यानी डिस्चार्ज करवाया, विद्युत डिस्चार्ज, स्पार्किंग करवाया। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास बिजली के दो तार है, अगर हम उनको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? स्पार्किंग होती है। तो वैसे उन्होंने बिजली के दो तार लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया, यानी इलेक्ट्रोड लिए, फिर उसमें स्पार्किंग करवाई यहाँ पर। तो ये जो चीजें मौजूद थी इस फ्लास्क में, तो इनकी वजह से क्या हुआ? जो तरल पदार्थ बना उसको ठंडा किया और यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा किया। तो उस पदार्थ के अंदर उन्होंने पाया कि जो पदार्थ यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, इस पदार्थ में उन्होंने पाया कि इसके अंदर आरएनए मौजूद था, इसके अंदर अमीनो अम्ल और अन्य कार्बनिक पदार्थ मौजूद थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेथेन स्टार्ट में प्रेजेंट थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी, जलवाष्प थी। फिर विद्युत तरंगों का उपयोग करके उन्होंने जलवाष्प करवाया, सॉरी, विद्युत स्पार्किंग करवाई, और इससे उन्होंने कार्बनिक पदार्थ मिल गए, सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे अमाइनो एसिड मिल गए और आरएनए मिल गया। तो इस प्रकार कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, उनसे कार्बनिक पदार्थ बने, फिर उनसे कोशिकाएं बनी। हाँ, इनको सॉरी आरएनए नहीं मिला था, लेकिन जो नाइट्रोजनी क्षार है, पेंटोस शर्कराएं हैं, ये मिल गई। फिर हम बात करते हैं कि जीवन के विकास के प्रमाण क्या क्या है। प्रमाण का मतलब हो गया एविडेंस, सबूत क्या क्या है, जिनसे हमें पता है कि जीव का विकास हुआ, डायरेक्ट उत्पन्न नहीं हुए। धार्मिक विकास का खंडन करते हैं। तो उसका पहला प्रमाण हम देखते हैं जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं पेलियोंटोलॉजी। ये वर्ड आपको याद रखना है, पेली ओंटोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेलियोंटोलॉजी। तो जीवाश्म विज्ञान में क्या था? जैसे जीवाश्म मिला है, एक जीवाश्म है आर्कियोप्टेरिक्स का, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स है, देखें इसमें त्वचा पर इस तरह सल्क पाए जाते थे पैरों पर।
इनमें चोंच तो थी लेकिन उनके अंदर दांत पाए जाते थे। तो ये पाए जाना किनका गुण है? रेप्टाइल्स का गुण है। रेप्टाइल्स कहते हैं सरीसृप, जिसके अंदर सांप, छिपकली, ठीक है, मगरमच्छ, गोएरा, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। और कछुआ रेप्टाइल्स में आते हैं। सरीसृप जिनको हम कहते हैं, लेकिन इनमें पंख पाया जा रहा है उड़ने के लिए, और बॉडी पर पर पाए जाते हैं, फीदर्स पाए जा रहे थे। तो ये किनकी विशेषता होती है? पक्षी की विशेषता होती है। तो इनमें रेप्टाइल्स की भी विशेषता है और इनमें पक्षी की विशेषता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों की संयोजक कड़ी है। तो ऐसा हुआ होगा कि पहले रेप्टाइल्स बना, फिर इनमें विकास हुआ और धीरे धीरे क्या बनने लगे? पक्षी बनने लगे। तो इससे एक हमें विकास का प्रमाण का सबूत का पता चलता है कि पहले रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स में विकास हुआ और पक्षी बन गए। दूसरा हम बात करते हैं भ्रूण विज्ञान यानी भ्रूणी की एम्ब्रियोलॉजी से। तो देखें, सभी सजीवों में नर युग्मक और मादा युग्मक होता है, फिर उनसे युग्मनज बनता है यानी निषेचन होता है और उनसे युग्मनज बनता है। फिर ये युग्मनज विभाजन करके पहले 2 कोशिका बनाएगा, 2 से 4 कोशिका बनेगी, 4 से 8 कोशिका बनेगी, 8 से 16 कोशिकाएं बनेगी, 16 से 32 ऐसे कोशिकाएं बढ़ती जाएगी और कोशिकाओं की एक ठोस संरचना बन जाती है, जिसको हम कहते हैं मोरूला। उसका नाम होता है मोरूला। फिर इसमें क्या होता है, जो कोशिकाओं की संरचना बनती है, ठोस संरचना, उसमें एक गुहा भी बन जाती है, खाली जगह भी बन जाती है, और उसका नाम क्या होता है? ब्लास्टूला। ठीक है, फिर ब्लास्टूला है, ये विकसित होकर बनाता है गेस्ट्रोला, एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम, ये सब नाम सुना होगा आप लोगों ने, गेस्ट्रोला। फिर इनसे अलग अलग जीवों का विकास होता है। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं मछलियों की, फिश की, रेप्टाइल्स की, सांप, छिपकली आदि की, पक्षियों की और मानव की, तो इन सभी की उत्पत्ति युग्मनज से होती है, फिर मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टूला बनता है, फिर गेस्ट्रोला बनता है। तो ये सब सेम क्यों है? इनमें सब में सेम संरचनाएं क्यों बनती है? इनके अलावा जो भ्रूण बन जाता है उसमें गिल्स स्लिट्स होते हैं यानी कलोम दरारें सब में पाई जाती है। हमारी बॉडी में भी कलोम होते हैं, ध्यान रखना है। वैसे हमारी बॉडी में फिर फेफड़े बन जाते हैं, कलोम दरारें जब हम गर्भाशय में थे तब पाए जाते हैं। इनके अलावा इनमें पूंछ जैसी संरचनाएं पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, लेकिन ये कब होता है? भ्रूणीय अवस्था में, फिर ये विलुप्त हो जाती है। तो इनमें ये संरचनाएं सेम है, मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्ट्रोला। फिर इनमें क्लोम दरारें सेम है, इनमें जो पूंछ है ये भी सेम है भ्रूण के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ रहेगा कि इनके सब में विकास की एक जैसी संरचनाएं क्यों है? तो इसका रीजन ये हो सकता है कि इनके पूर्वज कोई एक ए रहा होगा, फिर इनमें विकास हुआ, बी बन गए यानी मछलियां बन गई, फिर सी बन गए यानी रेप्टाइल्स बन गए, डी बन गए यानी पक्षी बन गए, और ई बन गए यानी जो स्तनधारी है वो बन गए। इस प्रकार इनके पूर्वज एक रहे होंगे। नेक्स्ट प्रमाण हम देख लेते हैं, वो है आणविक जीव विज्ञान से प्रमाण, मोलिकुलर बायोलॉजी से प्रमाण। तो आप पढ़ते हो कि डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन या रूपांतरण कहते हैं, अनुवादन या रूपांतरण कहते हैं। तो सभी सजीवों में डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे पादप हो, चाहे मानव हो। तो सभी में ये मोलिकुलर बायोलॉजी की संरचनाएं सेम क्यों है? तो इसका रीजन ये हो सकता है कि सभी के पूर्वज सेम रहे होंगे। तो इससे हमें प्रमाण मिलता है आणविक जीव विज्ञान से। उसके बाद में आते हैं तुलनात्मक शरीर रचना, यानी अलग अलग जो सजीव है, जैसे मानव है या हमारे पास कोई अन्य सजीव है, उनके शरीर की रचना की हम कंपेरेटिव तुलना करके अध्ययन करें तो भी हमें पता चलता है कि इनके कोई पूर्वज एक रहे होंगे। जिसमें हम 2 अंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक का नाम है समजात अंग और दूसरा होता है समवृत्ति अंग। नोट कर लें, वृत्ति का मतलब होता है कार्य। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि समजात अंग क्या चीजें हैं। तो समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी संरचना और उत्पत्ति कैसी होती है? समान होती है, एक जैसी होती है, लेकिन उनके कार्य है ये भिन्न भिन्न होते हैं, उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, मानव है, मानव के हाथ है, ठीक है। इसके बाद में चीता है, चीते के अग्रपाद है यानी आगे वाली जो टांगे हैं वो है, ठीक है। फिर व्हेल मछली है, व्हेल मछली के होते हैं फ्लिपर्स है। और चमगादड़ है, चमगादड़ के है पंख है। तो इनके कार्य अलग अलग है। जैसे मानव के हाथ का कार्य पकड़ना हो गया, अग्रपाद चीते के चलना हो गया, दौड़ना हो गया। फ्लिपर के कार्य क्या होते हैं? जो व्हेल मछली के तैरना है।
इनके अलावा चमगादड़ के पंख का कार्य उड़ना है, सबका कार्य अलग अलग है, लेकिन संरचना में देखो सब में पहले एक हड्डी है यहाँ पर ह्यूमरस जिसको हम कहते हैं, फिर दो हड्डियां आती है रेडियस अल्ना वाली, ठीक है, सब में दो दो हड्डियां हैं यहाँ पर। उसके बाद में छोटी छोटी हड्डियां होती है, ठीक है, कार्पस और मेटाकार्पस नाम सुना होगा, तो वैसे सब में हड्डियां सेम है, यहाँ पर छोटी छोटी हड्डियां हैं, ठीक है। फिर उनके बाद में जो फ्लेंजेज है, अंगुलियों की हड्डियां, 5 हड्डियां इनमें भी है, इनमें भी वो हड्डियां इनमें भी है। तो इनकी संरचना कैसी है? संरचना इनकी समान है, लेकिन कार्य है इनके वो सब असमान है, अलग अलग है। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। तो समजात अंग ये पता चलता है कि क्या पता इनके पूर्वज एक रहे होंगे, फिर इनसे अलग अलग सजीवों का विकास हो गया होगा। इसी तरह हम पादपों में देख लेते हैं, तो पादपों में बोगनविलिया पौधा है और एक कुकुरबिटा पौधा होता है। बोगनविलिया पौधे में कांटे लगते हैं, ठीक है, और कुकुरबिटा पौधे में प्रतान लगते हैं, जिनकी संरचना है एक जैसी होती है, ये रूपांतरण होते हैं। लेकिन कांटों का जो कार्य होता है ये सुरक्षा करना होता है, ठीक है, लेकिन प्रतान का कार्य होता है आरोहण करना। आरोहण का मतलब होता है कि जो बेल होती है वो इनकी सहायता से, इन प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ती है किसी के सहारे, तो इसको हम कहते हैं आरोहण। तो ये इनका कार्य अलग अलग हो गया, लेकिन संरचना इनकी समान होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संवृत्ति अंग किन्हें कहते हैं। तो वे अंग जिनके कार्य कैसे होंगे? समान होंगे, लेकिन उत्पत्ति और संरचना क्या होती है इनकी? भिन्न भिन्न होती है, इनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है। जैसे पक्षी के पंख है और कीटों के पंख जो होते हैं वो उनका कार्य उड़ना है, लेकिन संरचना एक जैसी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मक्खी है, तो मक्खी के पंख है, या हमारे पास तितली है, तो तितली के जो पंख होते हैं, या हमारे पास कोई पक्षी है, ठीक है, और जो पक्षी के जो पंख होते हैं ये सबका संरचना अलग अलग होती है, लेकिन इनके काम क्या होता है? उड़ना सेम होता है। इसी तरह पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स है यानी पंख है, इनका कार्य क्या होता है? तैरना होता है, लेकिन संरचना इनकी अलग अलग होती है। इसी तरह ऑक्टोपस और स्तनधारी की जो आंखें होती है, ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? देखना होता है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग होती है। इसी तरह आलू और शकरकंद, आलू जो होता है ये भूमिगत तना है, ये तना होता है, लेकिन जो शकरकंद है ये जड़ है। इसका मतलब इनकी संरचना अलग अलग है, लेकिन दोनों का कार्य सेम है, दोनों भोजन को इकट्ठा करती है, यानी इनके कार्य क्या है? सेम है, संग्रहण करना, स्टोर करना। तो ये सब क्या है? ये समवर्ती अंग के उदाहरण हो गए। तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और लाइक करें एंड कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।